हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइस। मैं हूं आपका दोस्त वंटी चौधरी। चलिएगा फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं आपसे स्ट्रेट लाइन के बारे में। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, लाइन स्ट्रेट लाइन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। क्लियर। अब आप बोल रहे हैं कि भाई हमारे पेपर में नहीं आया था, उस पेपर में नहीं आया। भाई जरा ठहरिए और समझिए, ये स्ट्रेट लाइन का वो है क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मतलब आपके सामने स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखने भाई जब भी आपसे बोल दिया 12th स्टैंडर्ड तक का बोल देता है। और गाइस ये आपको बता दूं, ये आपके सामने जो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स आपके सामने जो हमने इससे पहले जो वीडियो डाले थे कोऑर्डिनेट्स के, उसी से संबंधित है। समझ पा रहे हैं, ये उसी से संबंधित है। स्ट्रेट लाइन जो टॉपिक है आपका, ये आपका कोऑर्डिनेट से संबंधित है। अब आप बोलेंगे पर्टिकुलरली चैप्टर तो हमने पढ़ा नहीं है। भाई अब एक बात बताइए, जब आपके सामने कोऑर्डिनेट्स लिख दिया है उसने, तो कोऑर्डिनेट्स में आपके सामने ये लाइन आ जाती है उसके अंदर। भाई जब ये उस लाइन उसके अंदर आ जाती है, आपने क्वेश्चन नहीं देखे क्या होता है, एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है, एक लाइन दे दी जाती है, आपसे पूछा जाता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और बताइए इसके पैरेलल दूसरी स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी, नेम ऑप्शन में से छांटिए। होता है, या इसके पैरेलल क्या है, परपेंडिकुलर क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपके सामने दे दिया जाता है दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच के डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस आपसे पूछी जाती है। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी दो लाइन दे दी जाती है, आपसे पूछा जाता है कंपैरिजन करके, तो बताइए कि दो लाइन आपके सामने दो लाइन की क्वेश्चन दे रखी है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये दोनों पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, ये आपसे पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इस पॉइंट से पास हो रही है तो बताइए लाइन की इक्वेशन क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलते हैं। तो गाइस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर लो, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। क्योंकि गाइस हम आपके सामने हर रोज लेके आते हैं मैथमेटिक्स का टॉपिक वाइज, एनडीए, एसएसआर या डबल ए के बारे में बात करें, सभी से संबंधित। और गाइस एक्स रूप को मत भूलिए, एक्स रूप इसी में अंदर आता है। क्लियर। चलिएगा, आपने जनरल इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, कॉमनली ये इक्वेशन पढ़ी होगी, तो ये कहती क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। ये कह रहा भाई वाई एक्सिस पर कोई अंत्यखंड काटा गया है। वाई एक्सिस पर अंत्यखंड काटा गया क्या, सी। मतलब आपके बात इसके बारे में ऐसे बात कर रहा है कि वाई एक्सिस पर कहीं काटा गया है भाई अंत्यखंड, मतलब किसी पॉइंट पर काटा है, वो क्या है, सी है। और आपसे बोल रहा है एम क्या है, यहाँ पे ढाल है। क्या है, ढाल, स्लोप। समझ रहे हो, क्या है, स्लोप है, ढाल है। तो आपसे बोल रहा है ये क्या बनेगी, उसकी लाइन की इक्वेशन बनेगी। ये क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है। अब आप इसे समझ गए हो, नहीं समझे तो देखिए समझाते हैं अभी। ऐसी टाइप के और क्वेश्चन भी मिलते हैं। देखिए, इसे समझने से पहले आपको दो तीन चीजें हम क्लियर करा देते हैं, उन्हें समझ लीजिए। ये लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। आपने 10th क्लास में 9th-10th क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी, जहाँ आपने पढ़ा होगा प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, विलोपन विधि क्या होती है, इस टाइप के कुछ टॉपिक पढ़े होंगे। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा उसके बारे में नजर माननी पड़ेगी, क्योंकि तभी आप बता पाएंगे। क्लियर। ये लाइन की इक्वेशन आपके सामने हो जाती है। ये हो गई जब मैंने आपसे बोला कि कोई भी एक लाइन ऐसी है जो लाइन, समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपके सामने से, और उम्मीद करूंगा आपके समझ में आएगी। देखिए, बोल रहा है इस लाइन के थ्रू, ये बोलना चाह रहा है कि कोई एक लाइन है जो कि वाई एक्सिस पर काट रही है। कहां पर काट रही है, वाई एक्सिस पर सी अंत्यखंड काट रही है। क्लियर। और आपसे बोल रहा है कि एम क्या है, यहां पर ढाल है भाई, उसका स्लोप है, स्लोप उस लाइन का क्या है, स्लोप है। क्लियर। और एक्स और वाई तो कोऑर्डिनेट्स हैं। क्लियर। एक्स और वाई क्या है, यहाँ पे एक्सिस हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं। क्लियर। तो आपसे जो कहना चाह रहा है, कह रहा है कि कोई भी लाइन ऐसी है जो कि उसका ढाल m है और जो कि y मतलब जो लाइन है y एक्स पर c अंत्यखंड पर काट रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो उसकी इक्वेशन ये होगी। क्लियर। सिमिलरली दूसरी बात कर लेते हैं। देखिए, आपके सामने कोई भी दो पॉइंट दे दिए जाए, दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं। क्लियर। जैसे मैं बोल देता हूँ, आपके सामने दो पॉइंट दे रखे हैं। एक तो दे रखा है, इस तरीके से लाइन खींच देता हूँ मैं, ये दे रखा है Px1 एंड y1, ये क्यू मान लेता हूं। ये दे रखे आपके सामने x2 एंड y2। क्लियर। ये दे दिया आपके सामने, और तब आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं बताइए ये लाइन जो मैंने PQ बनाई है, इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो इस टाइप के दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं और आपसे इक्वेशन निकलवा रहा हो तो क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपके सामने फॉर्मूला बनता है y माइनस y1 इक्वल होता है m x माइनस x1 के। अब बोलेंगे भाई ये क्या है, पॉइंट बनता है, ये क्या है, m क्या है, m क्या है, ढाल। और m को अब देखो, या तो मैं यहाँ पे लिख दूं, चाहे मैं m की वैल्यू अलग से बता दूं कि m की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये निकालते हैं गाइस, समझिएगा, पॉइंट को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। या आप करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं y1 माइनस y2, लेकिन नीचे भी फिर चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि माइनस की मिस्टेक हो जाएगी, नहीं क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। अब ये मैंने अलग से लिख दिया, m कैसे निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है। सिमिलरली यहाँ पे जैसे आप पुट करेंगे तो क्या बनेगी ये इक्वेशन, ये मेन इक्वेशन जब आप बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और मल्टीप्लाई में जो दे रखे आपके सामने x माइनस, इस तरीके से। तो होप सो आपको क्लियर हुई होगी। जब आपके सामने 2 पॉइंट दे रखे हों तो आप इक्वेशन जब निकालेंगे तो इसी इक्वेशन जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है इसी फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। क्लियर, समझ पा रहे हैं इस बात को, इसी फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। क्लियर हो गई ये बात। अब यही बात कर लेते हैं, इससे क्वेश्चन बनता कैसे है। देखिएगा, सिंपल बात कर रहा हूं, अभी मैं जनरल बात कर रहा हूं। जैसे मैं आपसे बोल दूं उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो, समझिएगा क्वेश्चन को। मैं आपसे बोल रहा हूं कि उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जिसका ढाल मतलब m की वैल्यू दे रहा है 2 है। क्या बोल रहा हूं, जिसका ढाल क्या है, 2 है। ये आपके सामने बोल दिया जिसका ढाल 2 है, और आपसे बोल दिया जाता है कि वो जो लाइन है मतलब जो ऐसी लाइन की इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि एक लाइन है जिसका ढाल तो 2 है, और वो जो लाइन है वो कहाँ पे कट कर रही है, वो y एक्सिस पर अंतःखंड 5 पर काट रही है। मतलब जैसे ही बोला अंतःखंड 5 पर काट रही है, मतलब c की वैल्यू 5, c की वैल्यू क्या, 5। समझ गए। तो बस आपके पास होता ही है y इक्वल टू mx प्लस c, यही तो होता है। और y की वैल्यू कोई मतलब नहीं है आपको, m दे रखा है आपके सामने, ढाल क्या दे रखा है 2, तो क्या हो गया 2x प्लस कहाँ पे काट रही थी अंतःखंड 5 पे काट रही, तो अंतःखंड 5 पे काट रही है। तो ये आपके सामने इक्वेशन निकल के तैयार हो गई, ये आपके सामने इक्वेशन आ जाती है इस तरीके से। क्लियर, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अब मैं थोड़ा हट के बात करता हूँ, थोड़ा आगे बात करता हूँ, इससे आगे बढ़ के बात करता हूँ। तो अब कैसे, अब मैं आपसे बोल देता हूँ कि कोई भाई ये इक्वेशन मैंने आपको बता ही दी है, अब आपसे बोल दूँ 2 पॉइंट दे रहा हूँ मैं आपके सामने। अब लाइन की इक्वेशन निकालने की कोशिश करना, क्या करना है, लाइन की इक्वेशन निकालने की कोशिश करना है। चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ एक पॉइंट बोलने वाला हूँ, समझिएगा। पहले अभी हमने इसके बारे में बात ही कर रहे थे आपसे, चलो इससे रिलेटेड एक और बात कर लेते हैं। पहले ही जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो इसके बारे में एक और बात कर लेते हैं। कैसे, अब मैं आपसे बोल देता हूँ, मैं ढाल, भाई मैंने आपके सामने ढाल दे देता हूँ मैं आपके लिए। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं आपके सामने c की वैल्यू नहीं दे रहा, लेकिन मैं एक अंतःखंड दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, अंतःखंड दे रहा हूँ, सॉरी कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ। क्या कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ, मतलब कोई लाइन है, लाइन की समीकरण हमें ज्ञात करनी है जो कि कहाँ से गुजर रही है। आपसे बोल रहा है कि कोई लाइन है, भाई कोई भी लाइन है जो कि जिसका ढाल, आपसे बोल रहा हूँ कि ढाल दे रखा है, उसका मतलब m की वैल्यू दे रखी है उसने, क्या 2। और जो ये लाइन है वो पास आउट हो रही है, कहाँ से हो रही है, पास हो रही है एक पॉइंट से। एक सेकंड, जो पॉइंट है आपका, वो पॉइंट है आपका 4 3, क्या 4 3। मैं आपसे जनरल यही बात कर देता हूँ, जैसे ये एक लाइन है जो कि पास आउट हो रही है इस पॉइंट से, और इसका ढाल दे रखा है 2। तो आप बताइए वो लाइन क्या होगी। तो आपसे पूछो उसकी लाइन क्या होगी। अरे भाई अब हमें ये तो पता ही है ना, जब ढाल उसने दे दिया है, समझिएगा, जब तक अगर उसने ढाल नहीं दिया, जब वो कहता है कि ढाल नहीं दे रहा है, ढाल नहीं दिया, तो समझ लो किसी न किसी के थ्रू ढाल निकालना पड़ेगा। जैसे उसने 2 पॉइंट दे दिए होते तो हम ढाल निकालने का तरीका ये है हमारे पास, उसका स्लोप निकालने का। अगर उसने स्लोप नहीं दिया है तो कुछ ऐसी चीज़ देगा कि एक लाइन है जो कि दूसरी लाइन के पैरेलल है। बात करेंगे अभी आगे, चिंता ना करें। ये दे रखा है आपके सामने, तो हमें पता है भाई ढाल दे रखा, तो m की जगह हम पुट कर देंगे क्या 2। तो इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे, क्या बन के आ रही है, y इक्वल टू 2x प्लस c, ये निकल के आया। लेकिन हमारे पास c की वैल्यू तो नहीं है। बस भाई c की वैल्यू नहीं है, वो पॉइंट किस लिए दिया है, वो पॉइंट इसीलिए तो दिया था जहाँ से c की वैल्यू फाइंड कर लें। तो चलिए एट पॉइंट किस पर, 4 और 3 पर। तो चलिए भाई आप जानते हैं y की वैल्यू, x की वैल्यू, तो y की जगह 3 पुट किया, 2, x की जगह क्या करेंगे 4 पुट करेंगे, तो कर दीजिए भाई 4 प्लस c दे रखा है। अब बताइए 3, ये हो गया 8 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू निकाली तो क्या निकल के आती है, इसको इधर लेके जाऊंगा मैं, जब 8 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, -5 निकल के आया। क्या निकल के आया, -5 c की वैल्यू। और आप यहाँ पे जब जैसे यहाँ निकालेंगे तो पुट कर सकते हैं ना, x प्लस सॉरी -c आया, -5 आया है। तो देखिएगा y इक्वल टू 2x
-5। ये आपकी क्या निकल के आई, इक्वेशन निकल के आ जाती है। अब इस इक्वेशन को आपके सामने वो ऐसे भी लिख सकता है, कैसे, y इसको इधर लेके आ जाए तो इस तरीके से भी लिख सकता है, इक्वल टू 0 कर दे। तो मतलब ये तो लिखने का तरीका है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ऑप्शन में थोड़ा नज़र मारने आपको ये ट्राई करके देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ऑप्शन में कैसे दे रखा, सब इक्वल की फॉर्म में, तो आपको सब इक्वल में लेके आना होगा। अगर आपके सामने इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता है, कैसे, 2x को आगे कर दे -y और इसको कर दे -5 इक्वल टू 0। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो गया, अरे भाई अगर मैं यहाँ से माइनस का कॉमन ले लूँगा, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, चलिए भाई माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस, मतलब चिन्ह बदल जाता है, आपको ये तो पता ही ना, चिन्ह बदल जाते हैं। तो माइनस कहाँ चला जाएगा, 0 के अंदर। क्लियर। तो ये एक क्वेश्चन भी हो सकती है, ये भी आपके सामने ऑप्शन में हो सकता है, ये भी आपके सामने ऑप्शन में हो सकता है, मतलब इनमें से एक ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाएगा। क्लियर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका पूरा डाउट क्लियर होगा इस लाइन से रिलेटेड। चलिएगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक पॉइंट मान लो P दे रखा है आपके सामने, अब मैं देखो P की जगह बोल देता हूँ आपसे, P दे रखा है आपके सामने -1 3 और Q दे रखा पॉइंट आपके सामने 1 1 और आपसे बोल रहा है बाई लाइन की इक्वेशन निकालो। मतलब एक ऐसी लाइन है, क्वेश्चन देखो प्रॉपर कैसे बनता है, उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु ये एवं ये, मतलब इससे एवं इससे गुजरती है या होकर जाती है, उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो बस भाई यहाँ पे 2 पॉइंट दे दिया आपके सामने, उसके चक्कर में नहीं पढ़ना आपको कि y = mx + c, सॉरी -c या +c ऐसे लगा रहे हो, उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर उसके चक्कर में पढ़ना है तो भाई पढ़ जाओ, वहाँ से भी निकाल ही लोगे। कैसे निकाल लोगे भाई, हमें पता है y = mx + c होता है। अब भाई c की वैल्यू भी नहीं पता हमें, m की वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, चलो, लेकिन हम क्या करें, सीधा सीधा अप्लाई कर दें भाई। चलो यहाँ से ले रहा हूँ, इस पॉइंट से अप्लाई करता हूँ, -1, x की वैल्यू क्या, सॉरी x की वैल्यू तो ये है, तो y की वैल्यू आपके सामने दे रखे 3, y की वैल्यू क्या है 3 है, x की वैल्यू क्या है -1, ठीक है भाई, -1 तो माइनस का m हो जाएगा +c। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे इस पॉइंट से, तो क्या होगी दूसरी इक्वेशन निकालेंगे तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू भी 1 +c। एक इक्वेशन ये बन गई दूसरी। अब आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों को जोड़ने पर ये कट गया, तो यहाँ से निकालेंगे 4 निकला, c की वैल्यू क्या निकल जाए 2c = 4, तो c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी 2 निकल गया, c की वैल्यू निकल गया, किसी भी एक इक्वेशन पुट कर देंगे साहब। चलो मैं जैसे यहाँ पुट कर देता हूँ, कर दीजिए 2, तो m की वैल्यू निकालेंगे क्या निकलेगी -1 m की वैल्यू निकल जाएगी। तो आप प्रॉपर इक्वेशन लिख सकते हो, y = m की वैल्यू ये है तो -x और c की वैल्यू आपने निकाली, क्या हमने इसी में तो रखा है, देखो y की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखो m की क्या निकाली -1, c की क्या निकाली 2, ये इक्वेशन आपके सामने आ गई साहब। आप बोल सकते हैं ये इक्वेशन हमारे सामने निकल के आ गई। क्लियर साहब, बढ़िया है, अच्छी बात है, निकल गई इक्वेशन, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अब आप कह रहे हैं चलो भाई यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ऐसे ये तो हो गया, आराम से निकल सकते हैं। अब मैं यहाँ से यही इसमें ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ। देखो मैंने 2 तरीके आपके सामने बता रहा हूँ, मैं समझिएगा, 2 तरीके आपके सामने बता रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ इसके थ्रू, चलिए भाई इसके थ्रू कर लीजिए। कैसे, y, अब y1 की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू y2 - y1, y2 की वैल्यू 1, माइनस करूँगा 3 को अपॉन x2 की वैल्यू 1, माइनस करूँगा x1 को, तो माइनस, यहाँ माइनस का 1 दे रखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया, ठीक है। x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, ये दे रखा आपके सामने -1, तो माइनस प्लस, तो कर लीजिए भाई सॉल्व। इसको देखो सॉल्व करता हूँ, नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर भी क्या आएगा 2 आएगा, लेकिन जब आएगा आपके सामने -2/2, तो 2 से 2 कट गया तो क्या आएगा -1, ये आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आपका। ये नोट डाउन करते जाइए गाइस, जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा रहा हूँ, ठीक है। करने का तरीका आपके सामने मैं बता ही रहा हूँ आपके सामने। यहाँ देखिएगा, जब मैं यहाँ से हटाऊंगा आपके सामने, ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो क्या बनेगी, तो माइनस का x हो जाएगा एंड माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से इंप्लाइज करेगा क्या, x को मैं इधर लेके आ जाऊँ, अच्छा x को मैंने यही रख रहा है, तो चलो ये रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो y, अब मैं 3 को उधर लेके जा रहा हूँ, तो माइनस का x तो है ही, माइनस का 1 है, अब 3 को उधर लेके जाऊँ तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो y = क्या आएगा, माइनस का x + 2। जो फॉर्मूला आपको उचित लगे उससे करिए। अब देखो वहाँ पे आसानी से हो गया, आराम से कट फिट करके आंसर आ गया निकल के।
इससे भी निकल सकता है और उससे भी निकल सकता है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा ये तरीके का। अब आगे बात करते हैं, इससे थोड़ा आगे स्टेप लेते हैं, चलिएगा। अब देखो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने आ जाता है उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो x अक्ष को अंतःखंड A व y को अंतःखंड B पर काटती है या B काटती है। चलिए क्या होती है इसकी इक्वेशन? ये होती है आपके सामने x अपॉन A प्लस y अपॉन B इक्वल टू 1। ये इक्वेशन याद रखिएगा, जनरल कभी कभी पूछ ली जाती है और आपके सामने निकालने के लिए दे दे के निकाली, चलो भाई इक्वेशन निकालिए। इक्वेशन कैसे निकलेगी ये आपके सामने बताते हैं। जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ कि भाई x और y काटते हैं, जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यही इसी से रिलेटेड, कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वह एक रेखा की समीकरण ज्ञात करो जो x अक्ष को काट रही है 2 पर व y अक्ष को काट रही है -3 पर। क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुन लीजिए, कि उस रेखा की समीकरण ज्ञात करो जो x एक्सिस को काट रही है 2 पर और y एक्सिस को काट रही है -2 पर। इसका अंतःखंड दे रखे हैं दोनों के, तो आपसे पूछ रहा है कि समीकरण क्या होगी, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो भाई जब आपको ये पता है ना तभी आप कर पाएंगे। कैसे? देखिए रख दीजिए भाई, x तो x है ही, x पर कितना काट रही थी 2 प्लस y पे कितना काट रही है -3 इक्वल टू 1। चलो भाई यहाँ देखो माइनस, यहाँ पे माइनस लगा हुआ, यहाँ प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है भाई। क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। क्लियर? क्योंकि फॉर्मूले में तो प्लस है लेकिन यहाँ माइनस का 3 था इसलिए माइनस हो गया। यहाँ पे एलसीएम लेंगे क्या आएगा? 6 आएगा। अब इसे सॉल्व करना जानते हैं, 3x माइनस यहाँ पे आएगा 2y इक्वल टू 1। अब 6 को मैं इधर पहुँचा सकता हूँ, तो इक्वेशन क्या निकल के आई यहाँ से? 3x माइनस का 2y इक्वल टू 6। तो ये इक्वेशन निकल के आ जाती है आपके सामने। क्लियर? होप सो आपको समझ में आया होगा, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ बढ़िया बात करने वाला हूँ, मतलब थोड़ी ज़रूरी बात करने वाला हूँ, समझिएगा इस बात को। मैं आपके सामने इक्वेशन लिख रहा हूँ y m1 x प्लस c। दूसरी इक्वेशन लिख लेता हूँ y m2 x प्लस c। अब जैसे c1 मान लो, इसे c2 मान लो, कुछ भी हो सकता है ये तो। लेकिन अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये बताइए ये कैसी लाइन है। मतलब 2 लाइन की इक्वेशन दे दी आपके सामने और आपसे पूछ रहा है कि बताइए भाई ये लाइन कैसी हैं, आपस में परस्पर समांतर हैं, परस्पर लंबवत हैं, किस टाइप की लाइन है। 2 ही तरह के होते हैं, परस्पर लंबवत और पैरेलल। और तीसरा आपके पास पॉइंट आता है कि बताइए भाई इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, अगर आपस में काट रही हैं तो एंगल क्या बनेगा। ये क्वेश्चन, 3 तरह के क्वेश्चन। अब देखिए समझिए, सिंपली बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ कि ये आपके सामने बोल रहा है कि ये बताइए कि पैरेलल हैं या कैसी हैं। तो देखिएगा मैं आपसे बोलूँगा, जब आपके सामने m1 इक्वल टू m2, मतलब m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू दोनों इक्वल आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन बोलेंगे ये क्या दिखाएंगे? ये समांतर हैं। ये लाइन क्या होंगी? समांतर होंगी। लेकिन कंडीशन याद रखिएगा ये, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली पूछ ली जाती है। आपसे ये नहीं बोलेगा लाइन, आपसे बोल देगा कि कोई 2 लाइन हैं। क्वेश्चन आपसे बोल देगा कि कोई 2 लाइन हैं जो कि आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो बताइए निम्न में से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए m1 इक्वल टू m2, बी दे देगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, 3 दे देगा, इनका प्लस दे देगा, 2 इक्वल टू 1, इनका माइनस दे देगा, मतलब ऐसे दे दिया कि m1 माइनस m2 और ये दे दिया 0। इस तरीके से 0 वाली कंडीशन क्या होता है, कंडीशन सही हो जाएगी। खैर जैसे ये 1 दे दिया, सही कैसे हो जाएगी पता ना, इधर जाएगा तो 0, जब यहाँ 0 होता है तो इधर जाएगा तो एक कंडीशन आ जाएगी ऊपर वाली। ये आपके सामने नन दे दिया एक। तो आपको पता है अगर कि 2 लाइन कोई समांतर होती हैं तो उनके m1 और m2 उनके जो ढाल होते हैं क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ढाल क्या होता है? समान होते हैं। क्लियर? अगर वो पैरेलल होंगी तो। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ
अगर वो लंबवत हैं तो m1 इंटू m2 का मान होगा -1 के इक्वल, जब आप वो लंबवत की कंडीशन बोलेगा तो। क्लियर? इनको लिख लीजिए। अब कैसे काम आएंगी, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना तब आप समझेंगे अरे हाँ ये काम की चीज़ थी, हमने लिखी नहीं, तब आप लिखनी पड़ेगी आपको। और भाई मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ लिखने के लिए, अभी आपके पास टाइम है, वक्त है आपके पास, वक्त निकलने के बाद कुछ नहीं बचने वाला। क्लियर? क्योंकि भाई जो भर्ती है ना जो आने वाली है, मतलब इसके लिए जो भर्ती आएंगी भाई लिमिटेड होती जा रही है, हर चीज़ लिमिटेड होती जा रही है। इसलिए नोट डाउन कर लो भाई, याद कर लो, लिख लो इन चीज़ों को, क्योंकि एक बार रिवाइज करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। आप ऐसा तो नहीं सारी वीडियो चुके एक साथ देख लेंगे। क्लियर? समझ पा रहे हो ना इस बात को? चलिएगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके सामने कोई भी 2 लाइन दे रखी हो और आपके सामने आपको बताने के लिए कंडीशन होती है। स्लोप जानते हैं स्लोप क्या होता है? स्लोप के लिए सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप m वाली कंडीशन लगा रहे हो कि m के कंपैरिजन करके कि m इक्वल टू m आ गया, m1 इक्वल टू m2 आ गया तो समांतर है, या m1 इंटू इक्वल टू -1 है तो मतलब ये तो लंबवत की है, तो ये किसकी है? पैरेलल की इक्वेशन है। पता है ना? क्लियर? पहले आपको जब कोई भी इक्वेशन जैसे आपके सामने दे दी, मैं आपसे बोलता हूँ एक सेकेंड, जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ कोई भी इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन दे देता हूँ 2y 3x प्लस 5, और एक और इक्वेशन दे देता हूँ आपके सामने, जैसे मैंने आपसे दे दी आपके लिए 4y, और दे देता हूँ आपके सामने 6x प्लस 8, ऐसे दे दिया जाए। अब बताइए भाई ये कैसी लाइन है? अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कैसी लाइन है, बताइए। पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, कैसी है? तो सबसे पहले आपका दिमाग दौड़ना चाहिए भाई, हमें इस फॉर्म में बनानी है। पहले बात को समझना, पॉइंट को, तब आप पहुंचना कंक्लूजन पे क्या निकलेगा। इस कंडीशन बनानी है। चलो भाई पहली वाली को बनाता हूँ, पहली वाली को मैं यहाँ बनाता हूँ। चलिए यहाँ, चलिए बनाता हूँ। तो क्या निकलेगा? y इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, तो क्या आएगा 3/2, और यहाँ आ जाएगा 5/2। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम। सेकंड वाली थी, देखो यहाँ से निकालूंगा y इक्वल टू 4 का डिवाइड करूंगा इसमें, तो क्या आएगा 6/4, और यहाँ x प्लस 8/4, इस तरीके से। अब देखो जरा, ये तो ठीक है, इसको थोड़ा कर सकते हैं हम। 2 से काटा 3 टाइम, 2 से काटा 2 टाइम्स, तो क्या आया 3/2 x प्लस यहाँ आ जाएगा 4। ये इक्वेशन सेकंड। अब कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था, इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो भाई। x के साथ क्या होता है? m होता है, ढाल होता है। x के साथ क्या होता है? ढाल होता है। देखो दोनों के ढाल क्या है? इक्वल हैं। तो हम बोल सकते हैं क्या ये पैरेलल हैं, क्या है? समांतर हैं। क्या है ये? समांतर हैं। आप ऐसी कंडीशन में क्या बोल सकते हो कि ये समांतर हैं। समझ गए? लेकिन आपको इतना प्रोसेस करना पड़ा, क्योंकि जिनको थोड़ा दिमाग में पिंच करके दो तो समझ जाएगा आराम से। क्लियर? और जो नहीं कर पाया वो ऐसी फॉर्म में लाएगा तो भाई थोड़ा टाइम तो लेगा ही ना टाइम। मतलब कितनी भी कैलकुलेशन फास्ट हो तो मतलब अगर एक बार को अगर इससे डिवाइड कर, चलो मैं तो ये कॉमन सी चीज़ ली थी, डिवाइड करने वाली चीज़ थी, अगर नहीं कर पाता कुछ लंबी दे देता इक्वेशन, तब क्या करता है? ठीक है, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, इसका डिवाइड इसमें देखोगे, इसका डिवाइड इसमें, और इक्वल आ जाता है काट पीटने के बाद भी, तो आप बोलेंगे क्या है? पैरेलल है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए, जैसे आपके सामने आ जाता है, यही कंडीशन सेम ऐसी होती। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझिएगा, सेम ऐसी होती, लेकिन ये हो जाता 3/2 होता, उल्टा होता, माइनस का 3/2 होता। क्या होता? अगर यहाँ m की जगह माइनस का 3/2 होता, यहाँ पे क्या है? प्लस का 3/2। ये माइनस में 2/3 है, तो मतलब एक तो क्या है 3/2 था, और ये आपके सामने क्या है? ये है आपके सामने माइनस का 2/3। तो देखो 3 से 3, 1 से 1, लेकिन क्या आएगा? माइनस का 1, क्योंकि 2 से 2 काट दे तो माइनस बचेगा, माइनस का 1 आएगा। तो ऐसी कंडीशन क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर है। ये बात क्लियर हो गई। अब आप ये बोलेंगे कि भाई देखते ही साथ कैसे पता चलेगा, ये भी बताते हैं। अब देखिए मैं आपसे बताऊंगा कि देखते ही साथ आप कैसे पता कर सकते हैं। देखते ही आप कैसे बता सकते हैं कि ये पैरेलल हैं या नहीं हैं। देखिए इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, इसको मैं जरा इधर लिख लूँ, चाहे चलो वहाँ लिखी हुई है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके सामने लिखी हुई है। अब आप बोलेंगे देखते ही साथ कैसे पता चल जाए, पॉइंट बांध लो भाई। आप क्या करेंगे सबसे पहले? आप क्या करेंगे सबसे पहले? देखिएगा, आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, उसमें 2 तो ये होंगे कि वो समांतर हैं, दूसरा होगा कि वो क्या है? परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। एक होगा इनमें से कोई नहीं, एक कुछ भी हो सकता है, अगर वगैरह कुछ भी दे दे, बाइसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, ऐसे कुछ दे दे। आप क्या करेंगे? सबसे पहले
जो आपके सामने यहाँ दे रखे ना, यहाँ पे पॉइंट दे रखे, यहाँ पे जो दे रखे हैं, आप ये देखिए, बस आपको एक ही चीज़ करनी है अपनी तरफ से, भाई मुझे ना या तो x का या फिर y का, या तो x का या फिर y का, मतलब एक का गुणांक बराबर करना है, एक का गुणांक बराबर करना है किसी का भी। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ मैं y का गुणांक बराबर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर दूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 का इसमें क्या, 2 का इसमें करूँगा 3 में 6, और 2 का कर दूंगा उसमें 10। तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, आपको अपनी तरफ से कोई भी लेना है, कोई भी पॉइंट लेना है, लेकिन हमें क्या करना है, या तो आप x को देख लो कि आपको x इस वाली दूसरी वाली इक्वेशन के गुणांक के बराबर करना है। हमने इसके गुणांक के बराबर किया, और हमने किसके बराबर, 2 का मल्टीप्लाई किया तो बराबर हो गया y का, और जैसे मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो आगे x का भी बराबर हो गया। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो c की वैल्यू होती है ना, उससे कोई मतलब नहीं है, इससे छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी बताऊंगा लेने देना कब आएगा, अभी फिलहाल नहीं है, समझ रहे हो। अब जब इनसे कोई लेना देना नहीं है, अगर आपके सामने मल्टीप्लाई करने पर, किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई करने पर, अगर इन दोनों इक्वेशनों के जो x और y हैं, x का गुणांक x के बराबर हो जाए और y के का गुणांक y का बराबर हो जाए, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या बोल देंगे कि दोनों पैरेलल हैं, दोनों समांतर हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलेंगे कि दोनों लाइन समांतर हैं। समझ पा रहे हैं बात को, क्या बोलेंगे, किसी एक का मल्टीप्लाई करने पर दोनों लाइन क्या है, समांतर हैं। क्लियर, बता सकते हैं आराम से। हाँ, एक ऑप्शन होता है संपाती का। हाँ, ऑप्शन आ गया समांतर हैं, परपेंडिकुलर हैं, संपाती हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्लियर, आपका एक आराम से कर सकते हैं। याद रखिएगा ये पॉइंट की बात। अब देखिए, c की वैल्यू गुणा करने के बाद अलग अलग होनी चाहिए। x का गुणांक x के गुणांक के बराबर, y का गुणांक y के गुणांक के बराबर होना चाहिए। लेकिन c की वैल्यू कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन c की वैल्यू बराबर नहीं हो। तो यहां से आप समझ पा रहे हैं, आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी, आप समझ आएगा आपको। आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी 10th क्लास के अंदर, ये इक्वेशन आपने पढ़ी थी। तो वहां क्या होता था समझिएगा, वहां क्या होता था समझिएगा। अगर आपके पास फर्स्ट a1 अपॉन a2 b1 अपॉन v2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब अगर ये सब बराबर आ जाते थे ना, तब क्या होता था, ये कंडीशन होती है संपाती की। अब आप बोलेंगे संपाती क्या होता है भाई, बताते हैं, कहीं मत जाना, आप समझिए। संपाती का मतलब होता है भाई कि जैसे ग्राफ के अंदर कोई लाइन खींची आपने यूं, तो जो एक लाइन से आई, मतलब इससे आई माना कि इस तरीके से आ गई, ऊपर वाली इक्वेशन से ये लाइन आती है, और जैसे मैं दूसरी वाली इक्वेशन से भी लाइन खींची तो वो इसके ऊपर ही आ गई, मतलब इसके ऊपर ही यूं कि त्यों, जैसे ये आई है उसी पर ही दूसरी लाइन आ जाती है। जैसे मैं आपसे बोलूं, एक लाइन तो ये आई है यहाँ पे, दूसरा मार्कर कहाँ गया अभी, ब्लू वाला, हाँ समझिए। हाँ, जैसे ये हो गया, ये पहली वाली लाइन से ये हमारे पास लाइन आती है, दूसरी वाली से निकाली, दूसरी वाली से भी जो आई थी ना, वो इसके ऊपर ही आ गई, यूँ कहते हैं, इसके ही ऊपर आई, इसके ऊपर ही आई, मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन, एक लाइन के ऊपर एक लाइन, मतलब वो हर एक पॉइंट को काटती हुई जा रही है उसके, मतलब जो लाइन के ऊपर लाइन है भाई, लाइन के ऊपर लाइन है तो हर पॉइंट को टच करेगी ना, तभी तो बोलते हैं इसके कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, तभी तो बोलते हैं इसके अनंत हल होते हैं, क्योंकि भाई हर पॉइंट पे काटती हुई जाती है। कितने निकालेंगे इसके पॉइंट, तभी तो बोलते हैं इसी कंडीशन में कि क्या है, अनंत हल होंगे। अब देखिए, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ गया, जो कि कंडीशन मैंने आपके सामने कराई थी, ये कंडीशन क्या होती है, समांतर की। ये क्या होती है, समांतर की। और भैया जब एक लाइन जा रही है और दूसरी लाइन उसके साइड में जाएगी समांतर, जब आपस में काटेंगी नहीं, अभी संपाती वाली क्या थी, वो तो एक के ऊपर एक थी, वो तो काटती हुई जा रही थी हर पॉइंट पे, तभी तो मैंने बोला अनंत हल है भाई। ये तो आपस में काट ही नहीं रही कहीं, जब काटेंगे नहीं तो क्या बोलेंगे, इसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं है भाई। जब काटेंगे नहीं तो हल कहाँ से होगा, कुछ नहीं होगा। तीसरी कंडीशन होती है आपके सामने, उसे नीचे लिख देता हूँ, जिसमें होता है आपके सामने a1
A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, मतलब इसमें कोई भी इक्वल नहीं है भाई, इसमें A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है। तो यही एक कंडीशन ऐसी होती है जिसका एक हल होता है, इसका एक हल होता है, एक सॉल्यूशन होता है। क्लियर? क्या होता है इसका? एक सॉल्यूशन होता है। अब देखो ये कंडीशन आपको समझ में आई होंगी, अभी तक हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो मुझे लगता नहीं शायद इतनी बेहतरीन तरीके से समझाई हो। समझ गए? ये लाइन कैसी बनाएंगी? ये बनाएंगी कैसे? एक लाइन तो जा रही है भाई, दूसरी लाइन कहीं से ऐसे आ गई, तो मतलब एक पॉइंट पे काटेगी, तभी तो बोलते हैं इसके अद्वितीय हल होंगे। मतलब इसका अद्वितीय का मतलब क्या होता है? एक हल होगा इसका। ये भी लिखा हो सकता है कि एक ही हल होगा, या फिर आपके सामने हो सकता है इसके अद्वितीय हल होंगे, मतलब इसका दूसरा हल कोई नहीं, एक ही हल निकलेगा। ठीक है? अब मैं बात कर रहा था आपसे इक्वेशन को लेके, ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब इक्वेशन के बारे में कैसे बताएंगे चुटकियों में, देखिएगा देखिएगा, समझ जाएंगे आप, सारी इक्वेशन को समझ जाएंगे। आपके सामने इक्वेशन लिख देता हूं, जैसे मैं लिख दिया 2x प्लस 3y और प्लस 5 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन लिख देता हूं मैं 6x प्लस 9y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये आपके सामने लिख दिया। अब आपने देखा भाई, आपसे पूछा जा रहा है कि ये दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है और आप बताइए कि ये पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर है, समपाती हैं। क्लियर? अब आप कैसे बताएंगे भाई पैरेलल हैं, समपाती हैं या परपेंडिकुलर हैं, कैसे बताएंगे? देखिएगा, मैं आपसे क्या बोला था, आपको उस लफड़े में नहीं जाना कि आप बना रहे हो इस तरीके की कंडीशन, ऐसी बना रहे हो उसके बाद में डिफाइन कर रहे हो। मैंने आपसे क्या बोला था, क्या x का कोफिशिएंट बराबर हो सकता है किसी एक नंबर का गुणा करने पर? एक नंबर से मतलब ये नहीं एक डिजिट का, 2 डिजिट का भी ले सकते हो, लेकिन इसका गुणांक बराबर करो। अब देखो यहाँ 6 है, यहाँ पे गुणांक बराबर हो सकता है? हाँ हो सकता है भाई। कैसे हो सकता है? अगर मैं इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो करो भाई, यहाँ क्या हो जाएगा 6x प्लस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 9y प्लस 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या आएगा 15 इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे हैं, मतलब जो x का गुणांक और इसका गुणांक बराबर, y का गुणांक बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन कैसी बन गई? a1 अपॉन a2 इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के। समझ पा रहे हैं बात को? मतलब ये तो इक्वल आ गए लेकिन ये नॉट इक्वल टू है। तो मैंने आपसे क्या बोला, अगर गुणांक बराबर हो जाते हैं, c बराबर नहीं है, तो बोलेंगे क्या होंगी? समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर होंगी। क्लियर? लेकिन यही मैं आपके सामने बोल देता हूं कि यहां पर आपसे बोल देता हूं कि यहां पे आपके सामने, जैसे यहां पे देता हूं मैं आपके सामने, देखिएगा यहाँ 6 देता हूँ और यहाँ देता हूँ 18। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई जब यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा ना। अब देख सकते हैं ये भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर, मतलब x का गुणांक x के गुणांक के बराबर, y का गुणांक y के गुणांक के बराबर और c का गुणांक c बराबर है c के, मतलब सब बराबर आ जाए टोटल। तो ऐसी कंडीशन होती है समपाती की। समपाती, क्लियर? समपाती की। अब एक और बात कर लेते हैं, समझ में आ रही होगी ये बात, उम्मीद करते हैं। अब देखो यहीं पे समझिएगा, यहाँ पे मैं आपके सामने बोल देता हूँ। देखिए परपेंडिकुलर की कंडीशन भी समझिएगा, परपेंडिकुलर की कंडीशन भी आपके सामने बताएंगे हम, समझिएगा। देखिए 2 दे रखा है, पहले क्या बोलते हैं इंटरसेक्ट करने वाली देख लीजिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 और यहाँ पे कर दिया मैंने 2, तो क्या ये बराबर हो सकते हैं? हाँ भाई करके देखता हूँ बराबर। हाँ यहाँ 6 है, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा 6x प्लस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ क्या था 4y, 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ क्या था 12 इक्वल टू 0। अब क्या देखो x का गुणांक x के बराबर है, लेकिन y का यहाँ 9 है और यहाँ पे क्या है 4 है, बराबर नहीं है भाई। तो कौन सी कंडीशन हो गई? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये क्या होती है भाई? एक पॉइंट पे काट रही है कहीं, इसके कितने हल होंगे? इसका अद्वितीय हल होंगे, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। समझ गए होंगे इस बात की कंडीशन को कि क्या कहना चाह रहा है। अब आप बोलेंगे भाई चलो समांतर होगी तो समांतर बता देंगे, संपाती होगी तो संपाती की कंडीशन भी हम बता देंगे कि संपाती है कि नहीं। एक नज़र से बता दोगे ना वो, एक नज़र से बता दोगे ना वो, क्वेश्चन करके देखना, एक नज़र में बता दोगे। क्लियर? अब बात करते हैं भाई परपेंडिकुलर की। अब बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर के बारे में, बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि दो लाइन को आप परपेंडिकुलर कैसे कहेंगे। देखिए जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं ax
प्लस बी वाई और इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसे। और दूसरी क्वेश्चन जैसे यहाँ डाल देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे इसके आपसे पूछा जाए इसके परपेंडिकुलर कौन सी है, लंबवत कौन सी है, तो सबसे पहले इनके गुणांक आपस में बदल जाते हैं। समझिएगा, इनके गुणांक आपस में बदल जाते हैं, इनके गुणांक आपस में बदल जाते हैं। बात को जो कह रहा हूं उसको समझिएगा, दोनों के गुणांक बदल जाते हैं, ठीक है, दोनों के गुणांक बदल जाते हैं। लेकिन जो x है अगर प्लस का है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस का होता तो प्लस का चिन्ह आ जाता है। बाकी का c कुछ भी हो सकता है, c कुछ भी, जैसे यहाँ C1 दे रखा है, यहाँ C2 हो सकता है। c का मान चेंज हो सकता है एक बार को, लेकिन ये अंकित रहेगा। c की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, प्लस में आ सकती है, माइनस में आती है, कोई फर्क नहीं। लेकिन जब इस तरीके से आपसे पूछा हो इसके बताइए। अब देखो यहाँ बोलेंगे आप पहचानेंगे कैसे भाई, पहचानेंगे कैसे हम, अब देखिए ये भी बता देते हैं कैसे पहचानेंगे। जैसे देखिएगा, जैसे मैं आपसे बोलता हूं यहां पर एक वो लिख लेता हूं इक्वेशन 2y प्लस 3x प्लस c, मैं c लिख देता हूं। मतलब कोई इक्वेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। c मैंने इसलिए क्योंकि मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं भाई, अपनी मर्जी से इसे। अब देखो मैं आपसे बोलूं बताओ, नीचे ऑप्शन दे देता हूं कोई, अब आपसे बोलूं इसके वो बताइए भाई इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन हो सकती है। अब देखो मैं आपके सामने लिख देता हूं ऐसे ही y, समझिएगा, यहां आ जाता है 6 माइनस, यहां आ जाती है आपके सामने 4x प्लस c, ये कुछ भी हो सकता है। अब देखो इस तरीके से लिख रखा है, दो इक्वेशन दे रखी है, आप बताइए पैरेलल है या नहीं है, सॉरी ये लाइन कैसी है, समपाती है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो कैसे बताएंगे। सेम वही कंडीशन कि आप यहाँ गुणा करके देखो, 3 का गुणा करता हूँ, ओके चलो भाई 3 का गुणा करता हूँ, तो जैसे मैं 3 का गुणा, सॉरी हमें क्या करना है, हमें जो इनके गुणांक से मतलब नहीं है, हमें ये करना है, देखो क्या ये आपस में एक्सचेंज हुए हो सकते हैं क्या ये आपस में एक्सचेंज। देखिए कैसे, अगर मैं 2 का कर रहा हूँ तो क्या जाएगा 4y, हाँ भाई 4 यहाँ आ रहा है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई इससे, हाँ भाई वो ये 2 का मल्टीप्लाई 2c, इस तरीके से। अब आपने देखा भाई इनके आपस में चेंज हो रहे हैं, देखो यहाँ पर सॉरी 4 हो जाएगा, ये 4, ये देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, आपस में चेंज हो रहे हैं, आपस में चेंज हो रहे हैं, और बीच में माइनस भी चिन्ह आ रहा है। अब आप बोलेंगे माइनस का चिन्ह का क्या सीन है भाई, माइनस का चिन्ह का सीन ये है, आपसे मैं बता देता हूँ सिंपल, कि जैसे आपके सामने ये मैंने बोल दी थी कंडीशन, ये कंडीशन मैंने आपसे बोल दी थी, जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि यहाँ पे 2/3 और बोलता हूँ x, या फिर मैं 3 को यहाँ लिख देता हूँ 3y इक्वल टू, इस तरीके से दे रखा है, माइनस लगा देता हूँ बीच में, ये प्लस, और ये दे रखा है आपके सामने, यहाँ लिख देता हूँ कोई भी, क्या लिखूँ 5 लिख देता हूँ, इक्वल टू 0। अब मैं आपसे बोलता हूँ इसके परपेंडिकुलर लाइन बताइए, इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसे निकालेंगे आप। तो हमें एक कंडीशन पता है भाई, क्या पता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है, माइनस का 1 होता है परपेंडिकुलर के लिए। लेकिन मैं आपसे बोलूँ समांतर के लिए तो क्या होता है, m1 इक्वल टू m2 होता है, क्लियर। लेकिन हमें परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो भाई परपेंडिकुलर पूछ रहा है तो निकालेंगे कैसे, पहले जब आपके सामने नहीं दे रखी इक्वेशन, आपको फाइंड करनी है तब। तो देखिए सबसे पहले इसे इधर लेके जाऊँगा, 5 को लेके गया तो माइनस का 5, अब यहाँ पे जो 3 था और 3 से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया पूरे को, तो डिवाइड करूँ यहाँ 3 आएगा, अपॉन में यहाँ भी 3 आएगा। इतना समझ में आया नहीं आया। अब हमने क्या बना लिया, जनरल इक्वेशन बना ली, इसे m1 मान लेता हूँ x प्लस c। तो देखो m1 इसके इक्वल है, c इसके इक्वल है, क्लियर। अब देखो हमें m2 फाइंड करना है, क्या m2 हम जानते हैं भाई m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस का 1 होना है। तो चलिए भाई माइनस का 1 होता है तभी आप क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर होगा। तो m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये m1 की वैल्यू दे रखी है, m2 हमें फाइंड करना है माइनस का 1। अब इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो देखो m2 निकालूंगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, तो माइनस का 3, 2 नीचे चला जाएगा अपॉन में। तो क्या आया m2 की वैल्यू, माइनस का 3/2, क्या आया माइनस का 3/2। तो भाई हम निकाल सकते हैं आराम से इक्वेशन। चलिए भाई कैसे, चलिए निकालेंगे। तो हम निकालेंगे इक्वेशन y,
अब जो हमने निकाल रखी थी, क्या निकाल रखी थी, 2/3x -5 था, तो निकालेंगे हम यहाँ पे, तो क्या निकलेगी, दूसरी इक्वेशन निकलेगी y इक्वल टू ये देखिएगा माइनस का 3/2 हो जाएगा m2 की जगह, ये तो m1 था, m2 की जगह प्लस c भाई कुछ भी हो सकता है, c कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि यही वैल्यू आएगी, ये वैल्यू नहीं आने वाली भाई, ये वैल्यू कोई खास कंडीशन आपके सामने बन रही हो तभी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी है। अब c की वैल्यू की निकालने के लिए आपसे बोल दिया जाता है कि इस पॉइंट से गुजर रही है या उस पॉइंट से गुजर रही है, ऐसे आपसे बोल देगा, तो आप उसका जैसे बोल दूँ मैं आपसे, यहाँ x होगा, हाँ सही, यहाँ गाइस x भी होगा, क्लियर। अब आपसे बोल दूँ कि भाई एक ऐसी लाइन बताइए जो क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर हो, क्या बोले परपेंडिकुलर हो, और जो कि आपके सामने 1 एंड 2 से गुजर रही हो, तो 1 यहाँ पुट करेंगे x की जगह और 2 पुट करेंगे y की जगह, तो c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, क्लियर। तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आप बोलेंगे भाई ये माइनस कैसे आ रहा था, ये माइनस आ कैसे रहा था यहाँ पे, तो देखो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, यहाँ क्या जाएगा माइनस का, और यहाँ क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा, कितने से इस तरीके से। अब इसे मैं एक साइड में लेके आऊँ, क्या बनेगा 2/3 को मैं इधर लेके आऊँगा 3x, 2 को इधर लेके आया तो 2c इक्वल टू 0। अब कंपेरिजन करके देखो, इनके चिन्ह बदले नहीं बदले, चिन्ह बदले नहीं बदले, बदल गए ना। और मैंने आपसे कहा था कि सॉरी चिन्ह के आपस में स्थान बदल गए नहीं बदले, इनके जब स्थान बदल जाते हैं तो गाइस आपको बताया था कि अगर x की वैल्यू यहाँ माइनस में है तो यहाँ पर प्लस में हो जाती है, और प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो गाइस आज जो हमने बात की, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है पहले से ही। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।